हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एसी सर्किट कंटेनिंग रजिस्टर ओनली। तो हमने एक रजिस्टर लगा दिया, उसके साथ एसी लगा दिया। अब ये सिनुसॉइडल वेव का निशान है, मतलब साइन वेव का, जो एसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमें पता है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी होता है। V इज इक्वल टू, हमने वोल्टेज की इक्वेशन से शुरू करके हम करंट की इक्वेशन तक पहुँचेंगे। एसी की वोल्टेज की इक्वेशन है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। V किसके इक्वल होता है? आई आर के। ये R नीचे चला जाएगा इसके, तो V नॉट बाय आर हो गया। अब V बाय आर को हम कहेंगे आई नॉट। यहाँ पर पीक लिया है वोल्टेज, तो यहाँ पीक करंट आएगा। I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो आप अब ये देख रहे हैं, यहाँ पर वोल्टेज का जो एंगल है वो ओमेगा टी है, करंट का भी एंगल जो है वो ओमेगा टी है। मतलब जो वोल्टेज का फेज़ है वो भी ओमेगा टी है, और जो करंट का फेज़ है वो भी ओमेगा टी है। तो फेज़ में डिफरेंस कितना आया? फेज़ में डिफरेंस आया ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी, दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो रजिस्टर के केस में फेज़ डिफरेंस जो है वो किसके इक्वल होता है? ज़ीरो के इक्वल होता है। अब हम इसका फेज़र डायग्राम बनाएंगे। उसमें क्या करेंगे? देखो, ये वी नॉट है, वी नॉट का एंगल कितना है? ओमेगा टी। आई नॉट का भी एंगल कितना है? ओमेगा टी। तो ये दिखा रहा है कि इसमें कोई एंगल का डिफरेंस नहीं है, फेज़ डिफरेंस जो है वो ज़ीरो है। दोनों ही साइन के कर्व बनाएंगे, दोनों के अंदर साइन है तो दोनों ही साइन के, और साइन के कर्व आपको बनाने आते हैं दे और ये। आई नॉट थोड़ा सा नीचे रहेगा, थोड़ा सा आई नॉट वी नॉट से क्या होता है? कम, क्योंकि वो आर से डिवाइडेड होता है। तो ये थी हमारी एसी सर्किट कंटेनिंग रजिस्टर ओनली। सेकेंड हमने करनी है एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली। इंडक्टर इस टाइप का होता है, दिस इज़ योर इंडक्टर, और इसके साथ हमने एसी लगा दिया। तो ये हो गई आपकी एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली। आपको पता है E इज़ इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। नेगेटिव का साइन ऑपोजिशन के लिए लगाया है, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो गए, तो E इज़ इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी हो गया। तो E की वैल्यू होती है, E मतलब वोल्टेज ही होता है, EMF होता है। E इज़ इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी एसी के लिए, एल डी आई बाई डी टी। इसमें भी हम यही शुरू कर रहे हैं कि हमने शुरू किससे किया है? वोल्टेज की इक्वेशन से, और हम किस तक जाएंगे? करंट की इक्वेशन तक जाएंगे। तो E हमने लिख दिया ई नॉट साइन ओमेगा टी एल डी आई बाई डी टी। अब हमने क्या किया? डी टी को ऊपर लेके गए, ई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी हो गया, और यहाँ पर एल डी आई हो गया। दोनों साइड पे हमने इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करने से ई नॉट को तो ई नॉट उतार लिया। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा। ये हमने साइन ओमेगा टी की इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिख दिया, कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा एल। डी आई का इंटीग्रेशन क्या है? एल है। अब देखो, ये एल हम नीचे ले गए, ई नॉट बाई ओमेगा एल हो गया माइनस कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू एल आई। अब ई नॉट है वोल्टेज। देखो, वैसे क्या होता है? वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू करंट होता है। यहाँ पर वोल्टेज के नीचे ओमेगा एल है। देखो, जैसे रेजिस्टर के केस में ऑपोजिशन का नाम हमने आर बोला था, वैसे ही इंडक्टर के केस में ऑपोजिशन जो होती है वो होती है ओमेगा एल। तो हमने यहाँ पर ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, हम ओमेगा एल को क्या लिखते हैं? एक्सएल के इक्वल भी लिखते हैं। ओमेगा एल को हम बोलते हैं एक्सएल। तो ये हमारी इंडक्टिव रिएक्टेंस हो गई, मतलब इंडक्टर के अंदर ऑपोजिशन हो गई। इंडक्टर के अंदर ऑपोजिशन आर से नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, वो रेजिस्टर के अंदर ऑपोजिशन आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इंडक्टर के अंदर ऑपोजिशन एक्सएल यानी कि ओमेगा एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो लो, आप वोल्टेज अपॉन ऑपोजिशन को हम करंट कहते हैं। यहाँ पर वोल्टेज अपॉन ऑपोजिशन हो गई इंडक्टर की, तो उसको हम करंट बोलेंगे। तो ये हो गया करंट। अब हम माइनस कॉस ओमेगा टी को कैसे लिख सकते हैं? साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू इज इक्वल टू आई। तो आई किसके इक्वल आ गया? आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। अब करंट के देखो, यहाँ पर अगर हम ईएमएफ देखें या वोल्टेज देखें, वोल्टेज का एंगल कितना है? ओमेगा टी है, लेकिन करंट का जो एंगल है वो उसके एंगल से, ऊपर वाले के एंगल से माइनस पाई बाय टू हो रहा है। मतलब कि ये माइनस पाई बाय टू का मतलब ये वोल्टेज से क्या कर रहा है? पीछे चल रहा है। वोल्टेज से पीछे, क्योंकि इसके एंगल में से माइनस हो गया है, तो ये पाई बाय टू पीछे चल रहा है। तो इसके अंदर वोल्टेज आगे चलती है और करंट पीछे चलता है, मतलब करंट लैग करता है और वोल्टेज लीड करती है। यहाँ पर
हमने ई नॉट मतलब वोल्टेज अपॉन ऑपोजिशन को आई नॉट मान लिया, यहाँ मैंने लिख दिया इसे। तो इन दोनों का फेज डिफरेंस निकालते हैं। जो इसका एंगल है ईएमएफ का एंगल या वोल्टेज का एंगल है ओमेगा टी, और करंट का एंगल क्या है ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। अगर दोनों का डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा पाई बाय 2, मतलब इसका फेज में डिफरेंस कितना है 90 डिग्री, मतलब कि पाई बाय 2। अब यहाँ पर जो एंगल है ये ईएमएफ का एंगल है वो ओमेगा टी है साइन का, तो साइन का कर्व बनेगा। ई नॉट के लिए किसका कर्व बनेगा साइन का, तो ये मैंने साइन का कर्व बता दिया। लेकिन अगर आप ये इसकी करंट की इक्वेशन देखो, इसे माइनस कॉस ओमेगा टी है, तो माइनस कॉस ओमेगा टी का तो नीचे से चलेगा, और कॉस का जो है ये ग्राफ होता है कॉस का ग्राफ, इसे कहते हैं अपना ये ग्राफ। दूसरी बात है ये है आपका ये ग्राफ, ई नॉट जो है ये आपका ओमेगा टी एंगल बना रहा है, और करंट जो है वो 90 डिग्री पीछे जा रहा है, तो 90 डिग्री अगर हम पीछे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आई नॉट हो जाएगा। तो इसे कहते हैं हम एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली। तो अगला जो है वो है हमारा, अच्छा अगला जो है, अब ये भी चीज़ हम यहाँ पर ही करके चल लेते हैं। हमने बोला एक्सएल मतलब ऑपोजिशन किसके बराबर है इंडक्टर के केस में ओमेगा एल के। ओमेगा की वैल्यू क्या आती है 2 पाई न्यू होती है, 2 पाई न्यू एल। अगर डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी 0 होती है तो उसके लिए ऑपोजिशन किसकी होगी 0, मतलब डीसी को कोई ऑपोजिशन नहीं दिखाई, मतलब कि डीसी को कोई ऑपोजिशन नहीं दिखाई, मतलब डीसी को ये रोक ही नहीं रहा है, तो ये डीसी को बड़ी अच्छी तरह से पास होने देता है। दूसरी बात एसी को अगर ये 50 हर्ट्ज़ की हम फ्रिक्वेंसी लेते हैं तो एक्सएल की कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगी, और वो इसका मतलब ऑपोजिशन देगी उसे, तो एसी को ये फ्लो होने नहीं देता, एसी को ये कम फ्लो होने देता है, एसी को ये ज़्यादा अपोज करता है, लेकिन डीसी को ये आराम से पास होने देता है। अगर मैं एक्सएल और म्यू को देखूं, एक्सएल और न्यू को देखूं, मतलब दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ क्या बना आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो ये है, अब है आपका एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली। हमने यहाँ पर कैपेसिटर लगाया और उसके साथ हमने एक सर्किट लगा दी, एसी सर्किट लगा दी। तो एसी सर्किट कंटेनिंग अभी हमने इसको एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर करना है। एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर, हमने कैपेसिटर लगा दिया और उसके साथ क्या लगा दी, ये लगा दी हमने एसी। तो इसकी वोल्टेज की इक्वेशन होगी E इज़ इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये है हमारा E इज़ इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब हमने इसको E को किस में चेंज करना है, हमने E को करंट में चेंज करना है। अब E इज़ इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, आपको पता है V इज़ इक्वल टू सी क्यू बाई सी, क्यू इज़ इक्वल टू सी वी होता है, तो V किसके बराबर है क्यू बाई सी के बराबर है, और क्यू किसके बराबर है सी वी के। अब हम क्या करते हैं, हमें पता है जो I होता है वो डी क्यू बाई डी टी होता है, Q की वैल्यू हो गई सी वी और V की वैल्यू हो गई हमारी ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ई नॉट साइन ओमेगा टी हमने लिख दिया, सी बाहर आ गया, ई नॉट बाहर आ गया, डिफ्रेंसिएशन कितना होगा साइन ओमेगा टी का। साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस ओमेगा टी इंटू में ओमेगा। तो आई किसके बराबर आ गया, आई नॉट कॉस ओमेगा टी के। ये कैसे आया आई नॉट साइन ओमेगा, आई नॉट कॉस ओमेगा टी के बराबर। अब ये देखो ये ई नॉट है, हमने बोला वोल्टेज के नीचे ऑपोजिशन, हमने बोला वोल्टेज, अब यहाँ तो वोल्टेज है, इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं जिसे हम ऑपोजिशन माने। तो हम क्या करते हैं, इसके साथ में है दो चीज़ें, ओमेगा और सी इसके न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में होना चाहिए। हमने पिछले में किया था अगर वोल्टेज के नीचे ऑपोजिशन होती है तो वो करंट होता है, लेकिन इसके नीचे तो कुछ नहीं है। तो हम क्या देख रहे हैं, हम एक इसमें तरीका करते हैं, ई नॉट को नीचे हम 1 बाय ओमेगा सी लिख लेते हैं और फिर ये ओमेगा सी ऊपर चला जाएगा। तो अब हमने ई नॉट के न्यूमरेटर में कुछ लिख दिया, जो न्यूमरेटर में चीज़ होगी वो ऑपोजिशन हो गई। तो ऑपोजिशन को हमने यहाँ पर एक्स सी मान लिया, कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1 बाय ओमेगा सी। तो अब आपका क्या बन गया, ई नॉट के नीचे कुछ आ गया, और ई नॉट के नीचे क्या आया, ई नॉट बाय 1 बाय ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी। अब ई नॉट मतलब कि वोल्टेज, वोल्टेज के नीचे ऑपोजिशन, ऑपोजिशन का नाम क्या है एक्स सी, और एक्स सी का फॉर्मूला है 1 बाय ओमेगा सी। तो इसको हम करंट बोलेंगे, पीक करंट। तो आई इज़ इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। अब मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा है कॉस ओमेगा टी को कैसे लिखते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। अब हम फेज़ कंपेयर करते हैं, इसके अंदर फेज़ जो हमने शुरुआत करी थी तो वोल्टेज की फेज़ कितनी थी ओमेगा टी, जब हमने एंड किया तो करंट की क्या हो गई ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, मतलब ये 90 डिग्री क्या चली आगे चल रही है। इसमें करंट जो है वो आगे चलता है और ये पीछे चलती है, तो करंट लीड करता है और वोल्टेज लैग करती है।
अगर हम इसका फेजर डायग्राम बनाएं, देखो इसमें साइन है इक्वेशन में और इसमें क्या है, कॉस है, तो इसका वोल्टेज का ग्राफ साइन जैसा बनेगा और करंट का ग्राफ कॉस जैसा, प्लस कॉस जैसा, पिछली बार माइनस कॉस जैसा बना था, प्लस कॉस जैसा बनेगा। देखो ये जो है साइन की वेव है, ये जो साइन की वेव है ये कैसे है, ये किसकी है, हमारी वोल्टेज की, और ये वाली किसकी है, हमारी करंट की है, आई की। जो कॉस वाली है, कॉस वाली यहाँ से ग्राफ शुरू होता है और साइन वाला यहाँ से शुरू होता है। सिमिलरली ई नॉट अगर ओमेगा टी एंगल बना रहा है तो इसको 90 डिग्री क्या जाना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा। तो ये है हमारे पास, ये 90 डिग्री आगे जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट से किस में चला जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो इस तरह से इन दोनों के जो बीच का एंगल होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री या π/2 होगा। इसके अंदर करंट लीड करती है और ईएमएफ लैग करती है। अब फिर से हम यहाँ पर आ जाते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस में। हमने अभी XC पढ़ा है, XC की वैल्यू 1/ωc और ओमेगा की वैल्यू क्या है, 2π/µc। अब आप देखो, अगर मैं ये न्यू जो है AC के लिए लेती हूँ, AC के लिए न्यू 50 होता है, तो जब यहाँ 50 पुट करेंगे तो XC की कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी। लेकिन अगर DC हम जिसको 0 पुट करते हैं, DC के लिए फ्रीक्वेंसी को 0, तो आपकी जो XC आती है वो इन्फिनिटी आती है। इन्फिनिटी का मतलब DC को इन्फिनिटी रिएक्टेंस मिल रही है, इन्फिनिटी। DC को अगर मैं यहाँ पर बोलूँ, जो DC है उसके लिए XC क्या होगा, 2π/0 × C, ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी DC की 0 है, तो ये XC किसके इक्वल हो जाएगा, 1/0। तो 1/0 इन्फिनिटी, मतलब ये इतनी ज़्यादा ऑपोजिशन दे रहा है DC को कि DC को पास ही नहीं होने दे रहा। लेकिन ये AC को क्या करता है, पास होने देता है, क्योंकि DC के लिए उसने ऑपोजिशन कितनी दिखाई है, इन्फिनिटी के बराबर दिखाई है, बहुत बहुत ज़्यादा। तो DC को ये फ्लो नहीं होने दे रहा, किसको फ्लो होने दे रहा है, सिर्फ AC को फ्लो होने दे रहा है। तो ये होती है हमारी कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बारे में। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि कैपेसिटर जो है वो ऑफर करता है लो रेजिस्टेंस टू AC एंड इनफाइनाइट रेजिस्टेंस टू DC। देयरफॉर कैपेसिटर ब्लॉक्स DC, क्योंकि ये जाने ही नहीं देता, इनफाइनाइट कैपेसिटेंस उसको दे देता है, रिएक्टेंस दे देता है, तो उसको जाने नहीं देता। अब आप यहाँ पर देखते हो XC और फ्रीक्वेंसी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। XC और फ्रीक्वेंसी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में तो इन्वर्सली है। और इन्वर्सली का नाम क्या, वैसा ग्राफ होता है, कर्व्ड ग्राफ होता है। इस तरह से आपने शुरू से ये पढ़ा हुआ है। तो हमने 3 जो है वो कर ली हैं, 3 सर्किट्स कर ली हैं। जो अगली सर्किट हम करेंगे वो हम LCR सर्किट करेंगे।